क्योंकि बचपन की बहुत सी यादें रेडियो पाकिस्तान के साथ। मुझे याद है हमारे वालिद साहब टीवी लाए थे तो तकरीबन पूरे शहर में कोई 2 या 3 टीवी थे। तो आपकी बचपन की मीरपुर की यादें क्या हैं? लेकिन सब लोग मीरपुरी कहलाते हैं वहाँ पे। वहाँ से बोली बदल जाती है बिल्कुल और सही। वो मीरपुर की बोली शुरू हो जाती तो है। शुरू से लायक थे और डॉक्टर बन गए कि या ये तफाकात का भी इसमें अमल है? बजाय डांट के मुझे एहसास शर्मिंदगी दिलाया जाता है कि तुम भी शरारत कर सकते हो। जब से गया हूँ तब से पाकिस्तान में इन्वॉल्व रहा हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक तालीम है जो सा वो एक पाकिस्तान का बड़ा बुनियादी मसला है। चित्राल से लेके थर तक हमने ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर अज़हर असलम साहब। मैं इनके बारे में बताता चलूँ कि ये एक यूके में प्लास्टिक सर्जन की प्रैक्टिस करते हैं और ये वहाँ के टॉप लाइन के जो सर्जन हैं उनमें इनका शुमार होता है। लेकिन ये कि इनकी पूरी दिलचस्पी है पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों में, और ये पाकिस्तान में आते रहते हैं और किसी न किसी हैसियत में एक्टिव रहते हैं। इनके कई यहाँ चैरिटी के और वेलफेयर के इदारे हैं, और इसके अलावा ये पॉलिटिक्स में भी बड़ा भरपूर हिस्सा लेते रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आज हमारी दावत पे ये तशरीफ़ लाए हैं। अब बिला तमहीद मैं डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से जी हैं? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, थैंक यू, वाह, शुक्रिया, बहुत 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 तो शुक्रिया इनवाइट करने का। जी जी, डॉक्टर साहब ये ज़रा बताएं तो जी आपको हाउ डू यू फील हियर रेडियो पाकिस्तान आके? रेडियो पाकिस्तान में आना है जो सा एक जज्बाती लम्हा है। जी जी। एक बड़ा नॉस्टैल्जिया है रेडियो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बचपन की बहुत सी यादें रेडियो पाकिस्तान के साथ। ज़ाहिर है जब हम बच्चे थे तो पाकिस्तान टीवी स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं चूँकि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के रहने वाला हूँ, मुझे याद है हमारे वालिद साहब टीवी लाए थे तो तकरीबन पूरे शहर में कोई 2 या 3 टीवी थे। तो उससे पहले और उसके बाद भी अ, सबसे जो मुझे गहरी याद है वो ये है कि सुबह उठता था तो जब हम स्कूल जाने के लिए सुबह 5 साढ़े 5 उठा करते थे, तो वालिद साहब पहले से वो रेडियो पाकिस्तान पे तिलावत होती थी, उसके बाद नात होती थी, फिर कोई इल्हामा इकबाल का ख़ास तौर पे या रब दिल मुस्लिम को ज़िंदा तमन्ना दे, ये खुदी का सिरे ने, इस किस्म की कोई ना कोई चीज़ चल रही होती थी। तो और मुझे याद है अपने घर में वालिद साहब वहाँ शेव कर रहे होते थे शीशा रख के। तो उस लिहाज से बड़ी गहरी यादें हैं जो सी वो हमारी इसके साथ हैं। फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब हम स्कूल में थे तो अम, उस ज़माने में एक नई इनोवेशन आई थी, छोटे पॉकेट रेडियो आए थे, वो बड़ी एक्साइटमेंट में हमने ख़रीदे थे। कुछ 4-5 दोस्तों ने मिल के एक रेडियो ख़रीदा था जिसको हम आपस में चलाया करते थे। तो उसमें म्यूज़िक का शौक़ था ज़ाहिर है, तो उस ज़माने में म्यूज़िक गाने सुनना, अ, तो इस लिहाज से बड़ी अच्छी यादें मेरी। उसके अलावा चूँकि मेरे वन ऑफ माय फेवरेट्स इज़ पतरस बुखारी साहब, तो बुखारी साहब के हवाले से, फिर ज़ैड बुखारी साहब के हवाले से कुछ उनकी तवारीख़ को पढ़ना, और उनकी जो रेडियो पाकिस्तान के साथ थी, रेडियो पाकिस्तान कैसे शुरू हुआ, फिर आपको ये जो हमें एक हमारे लिए मोमेंटस मोमेंट अगेन जब पाकिस्तान बना, और मरहला मुस्तफ़ा हमदानी साहब ने ऐलान किया कि ये रेडियो इंडिया है, और उसके बाद इंतज़ार कीजिए और फिर रेडियो पाकिस्तान का ऐलान किया गया। तो इस किस्म की बड़ी जज्बाती यादें वाबस्ता हैं, तो सबसे आई पहले फेल्ट वेरी इमोशनल है। जी जी, ज़हूर अहमद आज़र साहब ने अंग्रेज़ी में अनाउंसमेंट की, और ज़हूर अहमद आज़र उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान में प्रोड्यूसर थे, और बाद अज़ां वो CSS करके वो इस इदारे के DG भी बने। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब जो कि उर्दू के अनाउंसर थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की। जी तो ज़ाहिर है हमारे लिए तो दोनों ही बहुत काबिल कदर बिल्कुल शख्सियात हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने मीरपुर का तज़किरा किया, तो आपने पुराना मीरपुर भी देखा हुआ है जो जी डैम बनने नहीं से पहले का था? नहीं नहीं, मेरी तो पैदाइश ही नहीं मीरपुर की है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी, तो वो आपकी मेरे पैदा होने से पहले मतलब वो
रीलोकेशन हो चुकी थी, जी जी जी। नया मीरपुर बन चुका था। तो आपकी बचपन की मीरपुर की यादें क्या हैं, और उस मीरपुर में और आज के मीरपुर में क्या फ़र्क है? बचपन की हमारी मीरपुर की यादें तो बहुत ही आला हैं। बल्कि मैं आपको गुमन साहब बताऊं कि पिछले चंद साल से मे भी इंसान जब बड़ा होता है तो ज़्यादा उसको शायद नज़र आता है कि मेरे आगे की ज़िंदगी कम रहेगी, तो पीछे की ज़िंदगी से ज़्यादा रिलेट करता है। तो उस लिहाज से जब मैं रिफ़्लेक्ट करता हूँ तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार होता हूँ कि इंतहाई आला बचपन और इंतहाई शफीक वालिद, प्यार करने वाले माँ बाप, वालदा, दोस्त, इंतहाई अच्छा स्कूल और बहुत ही अच्छा बचपन। मीरपुर की आपको पता है मीरपुर एक स्पेसिफिक हिस्ट्री है इन दैट के जब आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुए तो उस वक़्त सिर्फ 2 ज़िला थे। एक ज़िला मीरपुर था, एक ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद था। अब तो आज़ाद कश्मीर में काफ़ी ज़िला बन चुके हैं। यानी भिंबर जो तहसील थी वो भी ज़िला बन चुका है, कोटली जो एक तहसील थी मीरपुर की वो भी ज़िला बन चुका है, बल्कि और भी अज़ला बन चुके हैं और मेरे ख्याल तहसीलें में बन बाग चुकी भी हैं। बन चुका है। जी, जी, बाग भी बन चुका है। तो बाग उस वक़्त मुज़फ़्फ़राबाद का हिस्सा था। तो उस लिहाज से लेट 50 से जब बरतानिया में लोगों ने जाना शुरू किया काम करने के लिए, तो मीरपुर के यानी ज़िला मीरपुर के, मीरपुर शहर के नहीं लेकिन ज़िला मीरपुर के बहुत से लोग वहाँ पे गए। सो इन अ वे ऑल दो मीरपुर ज़िला तो सिकुड़ गया, लेकिन सब लोग मीरपुरी कहलाते हैं वहाँ पे। एंड सो इट्स अ वेरी यूनिक थिंग इन अ वे कि आप रिलेट करते हैं उसके साथ। मेरे अपने बहुत से रिश्तेदार ददयाल के, ननिहाल के इंग्लैंड में चले गए, इंग्लैंड में मुकीम थे। बचपन में वो आते थे, लेकिन मीरपुर की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि जी मीरपुर है जो सा वो एक छोटा शहर था, और इन अ वे चूँकि पुराने मीरपुर से नए मीरपुर में आए तो बचपन में ऑलमोस्ट हर बंदा हर किसी को जानता था, और इंतहाई गहरे रवाबत थे वहाँ पे। और वहाँ के जो स्कूल कॉलेजेस उनकी एक्टिविटीज़ वो बड़ी मुनफरद किस्म की थी और बड़ी एक्टिव थी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा ये ख्याल है, चूँकि मैं जा चुका हूँ मीरपुर एक दो दफ़ा, तो मियाँ साहब के, मियाँ मोहम्मद बख्श के मज़ार पे भी गया, जी, खड़ी जी। शरीफ। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पोठहार का हमारा खिता है, वहाँ का कल्चर और जो लोगों का रहन सहन या ज़ुबान के एतबार से उसकी ज़्यादा कुर्बत जो है वो पोठहार से है मीरपुर की। जी, ऐसा ही है। जी जी, बिल्कुल चूँकि ऐसा ही बीच है। में दरिया है तो फिर आगे मुजफ्फराबाद और हाँ, उससे आगे फिर ज़ाहिर है जी। और जो कश्मीरी ज़ुबान है वो तो शायद श्रीनगर और उन इलाकों में है। हाँ, नहीं ये तो चूँकि मीरपुर जम्मू का हिस्सा था ना, हम्म, तो ये तो जो जम्मू एंड कश्मीर 2 सूबे थे बड़े जो कश्मीर रियासत का हिस्सा रियासत था। के हिस्सा थे। तो मीरपुर है जौन सा वो जम्मू का हिस्सा था। और मीरपुर जोग्राफियाई लिहाज से पंजाब के बिल्कुल नज़दीक है, बल्कि पंजाब का हिस्सा है एक लिहाज से। लेकिन उसकी यूनिक बात यह है कि आप दरियाए जेहलम के इस तरफ जेहलम में एक जेहलम की पंजाबी बोली जाती है जो एक्चुअल पंजाबी का एक वर्जन है, बिल्कुल सही। जबकि उसके बिल्कुल पार जब जहाँ से हम आप कह लें कि ये खड़ी शरीफ शुरू होता है, पीर शाह गाजी साहब का दरबार और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का, वहाँ से बोली बदल जाती है बिल्कुल और सही। वो मीरपुर की बोली शुरू हो जाती है, जो यानी पहाड़ी का एक वर्जन शुरू हो जाता है, बिल्कुल क्योंकि सही। मीरपुर के अंदर भी 2-3 पहाड़ी के वर्जन बोले जाते हैं। फिर जो जो आप प्रोग्रेस करते हैं कोटली की तरफ जाते हैं, आगे फिर बाग मुजफ्फराबाद, वो बोली थोड़ी थोड़ी सी बदलती रहती है। अच्छा, इसमें एक बड़ा मज़ेदार सीक्वेंस मैं आपको बताऊँ। हम्म, ये आर्क आप अब जब एक्सपेंड करें ना, आप एबटाबाद की तरफ आते हैं, हिंदको की टाइप पे, वहाँ से जब आप नीचे जाते हैं तो मियाँ वाली, वहाँ से बिल्कुल नीचे चले जाएं और चलते जाएं तो आप सराइकी बेल्ट तक चले जाएं। मैं चूँकि मुल्तान में पढ़ा हूँ तो इसलिए थोड़ी बहुत मुझे सराइकी भी आती है, और हमारे साथ सराइकी स्पीकिंग पेशेंट्स दोस्त बहुत ज़्यादा थे। सराइकी स्पीकिंग इलाका है, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो सराइकी के बहुत से अल्फाज हमारी अपनी पहाड़ी और मीरपुरी में वैसे ही बोले जाते थे। बिल्कुल सही। सो वो उसको अगर आप देखें लैंग्वेज के हिसाब से तो ये पूरी एक बेल्ट है जो इधर नीचे साउथ सराइकी इलाके से शुरू होकर मियाँ वाले से होती हुई, हिंदको से होती हुई ऐसे कर्व करती है और ये मीरपुर की तरफ आती है, और मीरपुर और वहाँ से भिंबर।
और अगेन भिम्बर से आप आगे चले जाए तो गुजरात की बोली बिल्कुल ट्रू पंजाबी बन जाती है। बिल्कुल सही। इवन मेरा एक चूँकि सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहाँ जम्मू का रेडियो भी आता है, जी वो आप सुन सकते जी हैं। जी बिल्कुल। तो वो एक तो गोजरी और दूसरा वहाँ जो पंजाबी बोली जाती है वो बिल्कुल ही रिजेंबल करती है सियालकोट से, जी तो वो कोई उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फर्क नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा बताइएगा कि आप वैसे तो अभी भी शक्ल से लगते हैं कि आप बड़े लायक आदमी हैं, तो शुरू से लायक थे और डॉक्टर बन गए कि या ये इत्तेफाकात का भी इसमें अमल है? नहीं, इत्तेफाकात का मत तो होता ही अच्छा। है। लाइकी ना लाइकी तो खैर क्या होती है। जी, जी। लेकिन ये है कि चूंकि मेरे वालिद साहब शोबा तालीम में थे, जी, जी। तो मुझे एक लिहाज से वो कभी मौका ही नहीं मिला। अगर हुँ, स्कूल में कभी कोई शरारत भी करते थे तो बजाय डांट के मुझे एहसास शर्मिंदगी दिलाया जाता कि तुम भी शरारत कर सकते हो, तुम्हारे तो हुँ। अपने वालिद हैं जो उनसे वो टीचर हैं। और पढ़ाई में भी अगर कोई कोताही हो जाए तब भी यही ताना मारा जाता था असातिज़ा की तरफ से कि यार तुम भी इस तरह के काम करते हो। तो शायद उसी उसी लेकिन ये है कि बड़े अच्छे हमारे दोस्त थे, सारे हमारे दोस्त हैं जो उनसे मैं एवरीबॉडी अराउंड मी कह सकता हूँ इंतहाई लायक लोग थे, मुझसे बहुत आगे हैं, बहुत तरक्की याफ्ता हैं, अल्लाह उनको खुश खुर्रम रखे अपनी ज़िंदगियों में। लेकिन इसमें यह है कि अब देखें उस वक़्त हमारे ज़माने में एक तो मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ रिवाज था कि आर्मी में जाते थे। तो मेरे तो बहुत से रिश्तेदार आर्मी में हैं, वो सारा इलाका ही आपको पता ही है, नहीं बेल्ट वो है। बेल्ट वो है ना जो आर्मी में जाती है। तो मेरे चचा आर्मी में थे, मेरे ताया आर्मी में थे, मैं मेरे वालिद साहब हैं जो उनसे वो कलर ब्लाइंड थे इसलिए वो नहीं जा सके और मुझे इत्तेफाक से ऐनक लग गई। मैं इसीलिए कहता हूँ अगर मैं ऐनक न लगती तो मैं यकीनन आर्मी में जाता, क्योंकि सब आर्मी में जाते थे। तीसरा ऑप्शन क्लब ब्रांड होने का भी हो सकता है जेनेटिकली। हाँ, जेनेटिकली। तो वो ऐसा था कि उस ज़माने में देखें क्या बनता था, वो एक ट्रेंड सा था हमारा कि एफएससी में आप प्री मेडिकल करें या प्री इंजीनियरिंग करें तो आप इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे, या आप टीचिंग प्रोफेशन में चले जाएंगे, अ, या कभी आप लॉयर बन जाएंगे, या सिविल सर्विस के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन सिविल सर्विस और आर्मी ये 5 6 7 प्रोफेशन थे। अब तो यानी लाइफ में इतना तनव्वुर आ गया यहाँ पे कि बहुत सारे प्रोफेशंस खुल गए, तो प्रोफेशंस ही महदूदे किस्म के थे चंद। तो एक ट्रेंड सा था वालदैन की तरफ से भी, तो उस लिहाज से फिर अब अच्छा, डॉक्टरी आपने पास की मुल्तान से, जी निश्तर जी से, जी जी तो उसके बाद ये सर्जरी की ज़ाहिर है प्लास्टिक सर्जन जी बनने से पहले सर्जरी में भी जी स्पेशलाइजेशन जी करनी पड़ती ऐसा ही है। है, ऐसा ही तो है। ये प्लास्टिक सर्जन बनने का ख्याल कब आपको आया? ये आपके सवाल का जवाब है कि इत्तफाकात कैसे होते हैं। मैं असल में जब मैंने एफआरसीएस किया, मतलब जनरल सर्जरी की सारी ट्रेनिंग कंप्लीट की और किसी सुपर स्पेशलिटी में जाने का इरादा बना, तो उस वक़्त मुख्तलिफ़ स्पेशलिटीज़ जो थी उसमें मैंने अपने दोस्त जो सीनियर दोस्त थे उनसे मशवरा किया। सर्जरी की स्पेशलाइजेशन आपने कहाँ से की? जी, मैंने ग्लासगो एडिनबरा से, अच्छा, यानी आप यूके से। एमबीबीएस करते ही बाहर जी चले जी गए? जी 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 हुँ। जी 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 मैं जॉब अपनी वो हाउस जॉब जो थी उसको कंप्लीट करके बाहर चला गया था। तो मैंने वहीं से की थी स्पेशलाइजेशन भी। तो उसमें ये था कि सर्टेन स्पेशलिटीज़ तो मुझे पसंद ही नहीं थी, और एक दो जो मैं करना चाहता था उसमें मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा कि यार ये ना करो वो ना करो। और मैं एक वैसे भी एक ऐसी स्पेशलिटी करना चाहता था जिसके अंदर एक तो वो पूरी बॉडी को कवर करे। तो प्लास्टिक सर्जरी एज ए, अब तो प्लास्टिक सर्जरी में भी सब स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, लेकिन एज ए प्लास्टिक सर्जन जो मैंने ट्रेनिंग की है वो यानी सर से लेके पाँव तक हर किस्म के डिफेक्ट की, हर किस्म की प्रॉब्लम की ट्रेनिंग की हुई है। और उसके बाद दूसरी दूसरी ये थी कि कोई एक ऐसी स्पेशलिटी हो जिसमें कोई थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो, थोड़ा सा इनोवेशन हो सके, और आपका आप इनपुट हो। इनपुट हो। तो उस लिहाज से फिर दैट्स हाउ डिसाइडेड के प्लास्टिक सर्जरी करें। इत्तेफाकात, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ही फैसला हुआ। तो आजकल कहाँ काम कर रहे हैं? मैंने प्रैक्टिस तो अपनी सारी लंदन में की है। वो अब पिछले गुज़श्ता चंद साल से कम हो गई है प्रैक्टिस एज सच, लेकिन मैं प्रैक्टिस अपनी यूके में ही करता हूँ। नहीं, कम क्यों हो गई?
बस वो कोविड के बाद थोड़ा सा रिड्यूस की प्रैक्टिस, क्योंकि मेरी पाकिस्तान में एंगेजमेंट बढ़ गई अच्छा, थी। आपने खुद रिड्यूस की? जी, जी। यानी लोगों ने आपसे एहतियात बरतनी शुरू नहीं कर दी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। जी, जी। लेकिन फिर दूसरी बात ये है कि गुमान साहब, आपको पता है मुझे प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 25 साल हो रहे हैं, 24 साल। तो एक वक्त आता है जब बंदा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता थक भी जाता है उस चीज़ से, यकसानियत भी आ जाती है। लेकिन मेरा मेन जो इसकी मेन रीज़न ये है कि मैं चूँकि पाकिस्तान में शुरू दिन से, जब से गया हूँ तब से पाकिस्तान में इन्वॉल्व रहा हूँ, फिर पाकिस्तान की चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में, मुख्तलिफ चैरिटीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ। पाकिस्तान के बारे में मतलब आई कंसिडर मैं हूँ ही पाकिस्तानी, मेरी अपनी शनाख्त है जो उनसी वो पाकिस्तानी ही है, और मैं उसी शनाख्त पे फ़ख्र भी करता हूँ और मुतमईन भी हूँ इंसान और पाकिस्तानी के तौर पे। तो इस लिहाज से मेरा मेन इंटरेस्ट यही रहा है कि यार पाकिस्तान की वेलफेयर, उसके बारे में जो काम किए जा सकें वो करें। तो मेरी एंगेजमेंट 2018 में, जब मैंने आप सियासत का जिक्र कर रहे थे, खुद इलेक्शंस में हिस्सा भी लिया बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार के, उसके बाद से एंगेजमेंट मेरी पाकिस्तान में बढ़ गई थी। तो आपने कौन सा तो इलेक्शन लड़ा? किस यानी एमपी या एमएनए? MNA का। जी अच्छा, ये पिंडी से? जी जी, पिंडी से। मुझे तो पता है, लेकिन ये कि अपनी ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ कि भाई पिंडी से। जी जी, पिंडी से। बिल्कुल सही। पिंडी से। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान में आप प्रैक्टिस नहीं करते? जी, मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं करता। प्लास्टिक सर्जरी के हाँ, लिए? मैंने पाकिस्तान में महदूदे ऑपरेशन किए जब मैंने कुछ जूनियर सर्जन्स को ट्रेनिंग देने के लिए किए ऑपरेशंस, और उसके अलावा 1-2 ऑपरेशन किए हैं जो मतलब अगर किसी दोस्त कोलीग ने मुझे कहा तो, उसके अलावा मैं, लेकिन मैं ऐसा चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में अब मैं चूँकि एक सेटअप ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कोई मेडिकल सेटअप हो। मेरा ज़्यादा काम इस सिलसिले में पाकिस्तान में वो तालीमी साइड पर रहा है, क्योंकि मेरे नज़दीक तालीम है जो सा वो एक पाकिस्तान का बड़ा बुनियादी मसला है, सबको पता है वैसे, खैर इसमें अच्छा बताने की डॉक्टर ज़रूरत साहब, नहीं। एक ज़िमनन सवाल ये कि वो आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है, इनके बड़े भाई डॉक्टर मोअज़्ज़म तारड़ मेरे कंपेयर भी रहे हैं लाहौर में। जी। तो वो ज़ाहिर है थोड़ा डॉक्टरों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन था, तो वो हमें पता ये चला कि सर्जन और फिर प्लास्टिक सर्जन तो बहुत ही पैसे कमाता है। तो आपने भी बहुत पैसे कमाए और उसके बाद फिर चैरिटी की तरफ आए कि भाई अब मेरे पास बहुत पैसे हो गए तो मैं कुछ चैरिटी करूँ। नहीं, चैरिटी तो मैं उस वक़्त से कर रहा हूँ जब मैं जब पाकिस्तान से गया था, और वालिद साहब ने कर्ज़ा लेके दिया था, और जिसको लेके हम गए थे, और उस वक़्त यानी हमारे जूते, मेरे मेरे पाँव के जूते में सुराख हो गया, तो आधा दिन लग गया ढूंढने के लिए कि कोई ऐसा मोची मिले जो सबसे सस्ता इसको रिपेयर करके लंदन दे। में? हाँ, एडनबरा? एडनबरा में। तो वो चैरिटी का उस लिहाज से तो मैं पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व तो मैं उसी दिन से हूँ, मैं कभी गया ही नहीं हूँ पाकिस्तान से एक लिहाज से। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ तो मैं उस ज़माने से भी कर रहा हूँ, क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए आपको पैसे से कम अपना वक्त, अपना दिलो दिमाग वक्फ करना पड़ता है। जब आप दिलो दिमाग वक्फ कर दें और आप अपना वक्त उस पर लगाएं, तो पैसा तो जनरेट हो ही जाता है। आप अपने हाथ से नहीं करते तो और लोग भी दे देते हैं। तो ये चैरिटी से ज़्यादा हम इसे वेलफेयर वर्क कह सकते हैं। चैरिटी नहीं है ये, इट्स नॉट चैरिटी। यानी जो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि आप खैरात कर दें या बांट दें, इस तरह का काम नहीं है। ये तो वेलफेयर का काम है, यानी लोग अपने पाँव पे खुद खड़ा फलाह व बहबूद हो, लोग अपने बिल्कुल पाँव पे सही। खुद खड़े हो सके। तो आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट आजकल चल रहे हैं और कब से चल रहे हैं? जो हमारा प्रोजेक्ट तो 3-4 हैं, लेकिन जिसको मैं कहूँगा जो मेन सबसे बड़ा काम जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हमने जो आउट ऑफ स्कूल से बाहर बड़े बच्चे, यानी जो 10, 11, 12 साल के उम्र का बच्चा होता है, जिसने बिल्कुल ना पढ़ा हो या वो ड्रॉप आउट हो गया है पहली में, कायदे में, इस तरह करके, और उसकी समझ बूझ कम हो पढ़ाई के लिहाज से, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, ख्वांदा ना हो बेसिकली। तो उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम स्पीड एजुकेशन कहते हैं, और मैं ये इत्मीनान के साथ और पुरफ़ख्र लिहाज से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में बनाया हुआ एक वाहिद ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है जो हम उस बच्चे को लेते हैं, और वो एक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, यानी तेज़ रफ्तार तरीके से हम उसको पढ़ाते हैं। तो 1.5 माह में वो प्राइमरी के लेवल पे पहुंचता है, फिर 2 माह में वो मिडिल करता है, और उसके बाद 2 माह करके वो मैट्रिक कर सकता है। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को, जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा कहा जाता है, 2.5 करोड़ से 2 करोड़ 80 लाख के करीब बच्चे
आप अंदाज़ा करें, और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा बनता है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। और उसमें से तकरीबन निस्फ या 45 to 50% ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी उम्र के, तो कम से कम उनको ख्वानदगी की या पढ़ाई की ऐसी सतह पे लेके जाना। लेकिन हमारे प्रोग्राम में ये है कि हमने उसको लिटरेसी यानी लिटरेसी नहीं रखा, उसको इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं रखा, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। ये इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं है, इसके लिए बाकायदा स्कूल बनता है। वो स्कूल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसमें स्कूल के सारे लवाजमात होते हैं। उसमें हम बच्चे के किरदार, उसकी किरदार साजी, उसकी ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी, उसकी मुख्तलिफ़ शख्सियात के पहलू देना, उसकी ज़हनी सेहत, उसकी जिस्मानी सेहत, इन सब हवालों से उस बच्चे को करते हैं। उसके बाद हमारा एंड पॉइंट ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चा या तो अगर एजुकेशनल स्ट्रीम में जाना चाहे तो उसको हम सपोर्ट कर दें, वो उधर चला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है, हमारे पहला जो बैच था जिसमें हमने पायलट प्रोजेक्ट किए थे पहले 3 साल तक, उस पहले बैच का जो पहला बैच था उसमें से 2 बच्चियां अब ग्रेजुएट हो गई हैं। एक ने बीएस मीडिया किया है, एक ने बीएस साइकोलॉजी किया है। तो इस लिहाज से हम कोशिश करते हैं कि अगर वो एजुकेशन स्ट्रीम में ना जाना चाहें तो उनको कोई हुनर या स्किल सिखा दी जाए। बिल्कुल सही। तो इसके अलावा कोई क्या प्रोजेक्ट है स्पीड के अलावा, यानी जो स्पीड एजुकेशन अच्छा, के? स्पीड एजुकेशन के अलावा हमारा एक छोटा सा थिंक टैंक है उसी से एसोसिएटेड, जहाँ पे पॉलिसी रिसर्च एनालिसिस वो भी इस तरह। पाकिस्तान में ही है? जी जी, इसके साथ ही, इसी के साथ है। हमने उस लिहाज से पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं, तालीम, बिजली, ख़ास तौर पर टेररिज्म के हवाले से हमने काफ़ी काम किया है। वज़ीरिस्तान स्ट्रेटजी एक हमारी पूरी बुक है जो लिखी हुई है। बलूचिस्तान के हवाले से हमने काफ़ी काम किया है। बलूचिस्तान में मैं ख़ुद भी इन्वॉल्व हूँ मुख्तलिफ़ लिहाज से काम करने से, समाजी और कुछ सियासी काम भी करने के हवाले से। अभी हमने बलूचिस्तान में अपने स्पीड एजुकेशन के भी 12 स्कूल खोले हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम सेहत के हवाले से काम करते हैं, मेडिकल कैंप्स और स्पेसिफ़िक चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा हमारा एक तामीर हुनर प्रोग्राम है जिसके 3 सेंटर्स हैं इस वक्त, जिसमें हम सिर्फ ख़वातीन को उनकी मुख्तलिफ़ स्किल्स, जिसमें एक ये लिखाई कटाई वाली स्किल है, एक ब्यूटी वाली स्किल है, एक कुकिंग की स्किल है और एक ड्राइविंग की स्किल है। ये 4 स्किल्स देते हैं, फिर हम उनको मदद देते हैं कि वो अपना छोटा इंडिविजुअल बिज़नेस सेटअप कर सकें। एक वो प्रोग्राम है। इसके अलावा एक हमारा एक सोशल प्रोग्राम है, उर्दू है जिसका नाम, जिसमें हर माह या हर दूसरे माह एक महफ़िल मुनक्किद होती है जिसमें मुख्तलिफ़ उर्दू के लोग, उर्दू बोलने वाले, उर्दू के शोरा या अदीब पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक समाजी एक्टिविटी के तौर पे करते हैं। उसके बाद एक हमारा छोटा प्रोग्राम है जिसको हम दावत का नाम देते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को एड्रेस कर सकें जिनके पास खाने पीने की सलाहियत ख़त्म हुई हुई हो, तो उनकी कुछ इमदाद की जा सके उस लिहाज से। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके कहाँ चल रहे हैं? ये हमारे सारे प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर तो पिंडी और इस्लामाबाद में चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम ओवरऑल पाकिस्तान में हर जगह ही तकरीबन ये प्रोजेक्ट कर चुके हैं। तो डॉक्टर, वो मतलब आप ये चित्राल से लेके थर तक हमने ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा बताइएगा कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या इम्कानात हैं? देखें, आपको बताया जाए ना कि अगर क्वांटम फिज़िक्स के लिहाज से देखा जाए ना, तो वो कहते हैं कि मुस्तकबिल बहुत से होते हैं और हर वक्त बहुत से मुस्तकबिल मौजूद रहते हैं, और आप क्या चुनते हैं तो वो मुस्तकबिल एक्चुअली रियलिटी बन जाता है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक भी है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई मायूस कुन भी है। ये तो डिपेंड करेगा कि हमारा आज का क्या अमल होगा, क्या एक्शन होगा जिससे वो ताबनाक मुस्तकबिल बनता है या वो मायूस कुन बनता है। क्योंकि अगर हम अपने माजी को देखें तो पाकिस्तान, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि पंचिंग अबव द वेट, लेकिन पाकिस्तान अपने वेट से बहुत नीचे पंच करता रहा है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस वक़्त
वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान रियासत था और 71 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान रियासत रहा। इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मुसलमान रियासत है रकबे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से शायद पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान ताकत है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को, हमारे जितने अशारिये हैं आप देख लीजिए गुज़श्ता 70 साल में, उनमें कमी आई है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम पोटेंशली अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल कितना है, पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की गुंजाइश कितनी है, तो वो बहुत गुंजाइश है। पाकिस्तानी इंतहाई टैलेंटेड कौम है, हमारी लोकेशन बड़ी अच्छी है, ह्यूमन कैपिटल हमारे पास बहुत सा अवेलेबल है। अगर हम चंद चीज़ें ही ठीक कर लें अपनी, तो ये मुल्क है जो सा इसका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है और मुझे उम्मीद है कि ताबनाक होगा और अपनी तरफ से तो हम कोशिश करेंगे कि ताबनाक ही हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा और Thank you very आइंदा much. भी जब आप तशरीफ़ लाएँ पाकिस्तान तो ज़रूर वक्त निकालिएगा। तो हमें खुशी होगी कि हम इस स्टूडियो को दोबारा आपकी वजह से रौनक यहाँ बहुत शुक्रिया। जो है वो उसका समा एक बना सकें। थैंक यू। तो इसके साथ ही Very अकमल kind. शहजाद गुम्मन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।